बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इमरान जैसे ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। ये आप किसे ले आए हैं? इसने बेचैन लहजे में सवाल किया। अपने होने वाले ससुर को, इमरान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, और ब्लैक ज़ीरो के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैरती चली गई। तो क्या आपको ससुराल भी यूरोप में मिले हैं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो अपना अपना मुकद्दर है ब्लैक ज़ीरो। हो सकता है कि तुम्हारी ससुराल कहीं अफ्रीका के वैशी कबाइल में मौजूद हो। वो इलाका भी ब्लैकलैंड कहलाता है, और तुम भी ब्लैक ज़ीरो हो। इमरान ने जवाबी तंज किया, और ब्लैक ज़ीरो कटकर रह गया। अच्छा, पहले ये बतलाओ कि मैंने तुम्हें ट्रांसमीटर पर कॉल किया था, तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? इमरान का लहजा बेपनाह संजीदगी लिए हुए था। सर, दरअसल बात यह है कि आपकी कॉल मिलते ही मैंने सफदर को कॉल किया, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने बारी बारी तमाम मेंबरों को कांटेक्ट किया, मगर कोई भी मेंबर अपने फ्लैट पर नहीं मिला। हत्ता कि जूलिया भी गायब थी। सब जगहों से मायूस होकर मैंने आपको कॉल करने वाला था कि आप गेट पर पहुंच गए। ब्लैक ज़ीरो ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो ये सब गधे इकट्ठे कहाँ गायब हो गए हैं? इमरान ने उलझनज़दा लहजे में कहा। मैं भी हैरान हूँ कि इन सब पर क्या आफत आन पड़ी, कोई भी नहीं मिला। ब्लैक ज़ीरो के लहजे में तशवीश की झलकियाँ थीं। कहीं ये पिकनिक वगैरह मनाने न चले गए हों, आजकल मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं सर, वो पूछे बगैर नहीं जा सकते। आज तक तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। हो, इमरान ने चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। फिर इसने टेलीफोन अपनी तरफ खींचा, इसने नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगा लिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक सपाट सी आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाला शायद इमरान का नाम सुनकर बौखला गया था। टाइगर, तमाम होटलों को चेक करो और पता करो कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स आज कहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मुझे 01 वायरलेस ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट कर दो फौरन। इमरान ने करख्त लहजे में इसे हुक्म दिया। बहुत बहुत बेहतर, मैं अभी पता करता हूँ, टाइगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान ने रिसीवर रख दिया और खामोश बैठ गया। ब्लैक जीरो के लिए टाइगर की शख्सियत नई थी। इसे नहीं मालूम था कि टाइगर को कौन है और इसका इमरान से क्या ताल्लुक है। आज पहली बार ये नाम इसके सामने आया था। फिर वो इमरान से मरूब भी था। दूसरा, इसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का भी इल्म था। एक अजीब मसला था, मगर इमरान का मूड ऐसा था कि वो अपने अंदर टाइगर के मुतालिक सवाल करने की जुर्रत ना पा रहा था। मगर चंद लम्हों की शदीद कशमकश के बाद आखिर उससे राह ना आ गया, और उसने डरते डरते सवाल किया। इमरान साहब, ये टाइगर कौन है? इमरान चौंक पड़ा। वो चंद लम्हों ब्लैक जीरो की आंखों में देखता रहा, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि टाइगर के मुतालिक ब्लैक जीरो को आगाह करे या नहीं। फिर इसने एक तवील सांस ली। ये मैंने एक नया एजेंट मुकर्रर किया है, अनोखी खसूसियात का मालिक है, और बराह रास्त मेरी मातहती में काम करेगा। X2 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को इसे दिखा दिया गया है, ताकि इधर पर्दा इनकी निगरानी भी करे और आज़ाद रहकर दूसरे काम भी इससे लिए जा सकें। इमरान ने टाइगर का तफसील से तारुफ करा दिया। ठीक है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अब मजीद तफसील पूछने की इसमें हिम्मत ही नहीं थी, और फिर वो जानता था कि इमरान ने जितना मुनासिब समझा उतना बता दिया, इसलिए मजीद तफसील पूछना फजूल ही होता, और ना ही इमरान से ये तवक्का रखी जा सकती थी कि वो ना चाहते हुए मजीद बतला देता। इसलिए ब्लैक जीरो ने खामोशी ही में आफियत समझी। अच्छा, मैं ज़रा अपने ससुर से मुलाकात करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे बात करता हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मगर ज़रा ख्याल रखिएगा, आप अपनी हरकतों से रिश्ता न तुड़वा बैठें। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान तेज से इस कदम उठाता हुआ मखसूस कमरे की तरफ बढ़ा। मखसूस कमरे के सामने जोसेफ इंटेंशन खड़ा था। इसके दोनों हाथ पहलुओं पर लटके हुए रिवॉल्वरों के दस्तों पर थे, और आंखें किसी कार की बैकलाइट की तरह खतरे का एहसास दिला रही थीं। इमरान ने दरवाजे के ऊपर मखसूस बटन दबाया, और फिर हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्लैक क्लार्क सामने के सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। इसके अंदर दाखिल होने पर वो उठा नहीं, बल्कि इसी तरह इत्मीनान से सोफे पर बैठा रहा। क्या हाल है क्लर्क साहब? इमरान ने इसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ब्लैक क्लार्क ने बड़े मुतमईन लहजे में सवाल किया। मुझे प्रिंस ऑफ डंप कहते हैं, इमरान ने अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा। बकवास है, तुम इमरान हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये जगह दानिश मंजिल कहलाती है, सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 की मखसूस क़यामगाह। ब्लैक क्लार्क ने इंकशाफ करता चला गया। एक लम्हे के लिए इमरान की आंखों में हैरत के तासुरात उभरे, मगर फिर वो पुरसकून हो गया। तुमने जुमला भी लफ्ज़ बकवास से शुरू किया है, तो जाहिर है तुमने जो कुछ कहा है बकवास है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा तुम समझ लो, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है कतई ठीक है। ब्लैक क्लार्क अपने इंकशाफ पर बेहद मसरूर नजर आ रहा था। चलो, अब तुमसे अपने मुतालिक
तुम अपने मुतालिक मुझसे सुन लो। तुम्हारा पूरा नाम ब्लैक क्लार्क है और तुम शैतान यूरोप यानी यूरोप के शैतान के नाम से याद किए जाते हो। लेकिन तुम्हें इल्म होना चाहिए कि इस मुल्क में शैतान को कान से पकड़कर आदम के सामने सजदा कराया जाता है। इमरान ने तंज किया। देखेंगे कौन सजदा करता है। ब्लैक क्लार्क के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। अच्छा ब्लैक क्लार्क, फजूल बातें तो बहुत हो गई, अब जरा काम की बातें भी हो जाएं, ताकि अखबारी रिपोर्टरों को भी कल के अखबार के लिए हम अहम सुर्खियां दे सकें। इमरान इस बार बेहद संजीदगी से बोला। तुम क्या पूछना चाहते हो? ब्लैक क्लार्क ने यूं सवाल किया जैसे उस्ताद बच्चों से क्लासरूम में पूछता है। सिर्फ एक बात कि तुम्हारे इस मुल्क में मिशन क्या है और तुम्हारे यहाँ कितने और साथी हैं? इमरान ने बड़ी नरमी से सवाल किया। मिशन सिर्फ सैर तफरी है और साथी वगैरह कोई नहीं, ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुल्क अदम देखा हुआ है? इमरान ने अचानक सवाल किया। क्या मतलब, कौन सा मुल्क? ब्लैक क्लार्क ने चौंकते हुए पूछा। यानी नहीं देखा? चलो ठीक है, तुम्हें मुल्क अदम की सैर तफरी करा देंगे अपने खर्च पर। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी हातिम ताई की 12वीं पुश्त से पाला पड़ा था। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा और सोफे के हत्थे पर लगा हुआ एक मखसूस बटन दबा दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ब्लैक क्लार्क ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, दरवाजा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, उसने खूनख्वार नजरों से ब्लैक क्लार्क की तरफ देखते हुए इमरान से पूछा। ये साहब यूरोप के शैतान कहलाते हैं, इन्हें जरा मुल्क अदम की सैर करा लाओ। इमरान ने यूं कहा जैसे मालिक कार ड्राइवर को बच्चों को पर ले जाने की हिदायत करता है। ब्लैक क्लार्क बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया। वो इमरान के लहजे से मशकूक हो गया था। दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क के हाथ में खंजर चमक रहा था। जोसेफ अभी तक खूंखार नजरों से ब्लैक क्लार्क की तरफ देख रहा था। खंजर नीचे फेंक दो वरना, जोसेफ ने कड़कदार लहजे में कहा। शट अप, खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने मामूली सी भी हरकत की तो खंजर सीने में तराजू हो जाएगा। ब्लैक क्लार्क के खंजर पकड़ने का अंदाज बतला रहा था कि वो खंजर में एक्सपर्ट है। एक के सीने में होगा, दूसरे का क्या करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक क्लार्क ने एक लम्हे के लिए गुस्सीली नजरों से इमरान की तरफ देखा और यही लम्हा इसके लिए भारी पड़ा। इसके एक लम्हे से जोसेफ ने फायदा उठाया। इसने एक जबरदस्त फ्लाइंग किक लगाई और इसकी दोनों टांगे ब्लैक क्लार्क के सीने पर पड़ी और ब्लैक क्लार्क झटका खाकर सोफे पर गिर पड़ा और फिर सोफे समेत पीछे जा पड़ा। इसके हाथ से खंजर निकलकर दूर कोने में जा गिरा था। गुड शो जोसेफ, इमरान ने मुसरत से ताली पीटते हुए कहा। ताली पीटने का अंदाज ऐसा था जैसे बच्चा सर्कस में मस्खरों की हरकतों पर खुश हो रहा हो। थैंक यू बॉस, जोसेफ ने फर्श से उठते हुए कहा। इमरान का एक तारीफी फिक्रा जोसेफ के लिए हिफ्ते अकलीम की दौलत से ज्यादा कीमती था। इधर ब्लैक क्लार्क भी उठ खड़ा हुआ। इसके जबड़े गुस्से की शिद्दत से भिंचे हुए थे और आंखों से शरारे से निकल रहे थे और वो जोसेफ को यूं देख रहा था जैसे इसे कच्चा चबा जाएगा। क्या मार खाए कुत्ते की तरह देख रहे हो? आगे बढ़कर पंजा लड़ाओ, इमरान ने उसे उकसाया। और फिर दूसरे ही लम्हे वो फुर्ती से एक तरफ हट गया, क्योंकि ब्लैक क्लार्क ने अचानक इमरान पर छलांग लगा दी थी। मगर इमरान तो हजार आंखें रखता था, वो भला ब्लैक क्लार्क के दाव में कब आता था। ब्लैक क्लार्क अपनी झोंक में आगे बढ़ता हुआ दीवार से जा टकराया और फिर इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ ने एक हाथ से इसकी गर्दन पकड़कर झटका दिया और दूसरे हाथ का जोरदार मुक्का इसके पहलू पर जड़ दिया। ब्लैक क्लार्क के मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई। मुक्का नाजुक जगह पर लगा था, मगर ब्लैक क्लार्क भी बेहद सख्त जान था। चीख तो बेख्तियार निकल गई थी, वो वापस नहीं आ सकती थी। मगर ये मुक्का जोसेफ को भी महंगा पड़ा, क्योंकि फर्श पर गिरते ही ब्लैक क्लार्क उछला और फिर इसकी टांगों ने जोसेफ की गर्दन को कैंची की तरह जकड़ लिया और साथ ही वो मुड़ता चला गया और इसके साथ ही जोसेफ भी नीचे फर्श पर आ गिरा। फिर इससे पहले कि जोसेफ उठता, इसने दो चार भरपूर ठोकरें जोसेफ की कनपट्टी पर लगा दी। ठोकरें खासी भरपूर थी। जोसेफ की आंखों के आगे सितारे नाचने लगे, मगर वो बर्दाश्त कर गया। कुछ तो फितरी कुव्वत इरादी की बिना पर और कुछ इस बिना पर कि इमरान भी वहां मौजूद था। इमरान के सामने वो किसी कीमत पर भी बुजदिली या शिकस्त का इजहार नहीं कर सकता था। चुनाचा अभी इस पर दो चार ठोकरें ही पड़ी थी कि ब्लैक क्लार्क की टांगें इसके हाथों में आ गई। जोसेफ ने पूरी कुव्वत से टांग मरोड़ दी और ब्लैक क्लार्क उलट कर नीचे गिरा। फिर वो दोनों इकट्ठे ही उठे। अब वो एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। इमरान बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठा इन दोनों की जंग देख रहा था। एक बार फिर वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों लड़ाई में माहिर थे, इसलिए एक दूसरे पर दावपेच आजमा रहे थे। किसी के भी शिकस्त खाने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जोसेफ, मुझे देर हो रही है, इमरान ने जोसेफ को उकसाया। इमरान का ये फिक्रा कहने की देर थी कि अचानक जोसेफ ने ब्लैक क्लार्क की कमर में दोनों हाथ डाले और फिर इसने इसे सर से ऊपर उठाकर फेंक दिया। जोसेफ ने ब्लैक क्लार्क को सर से घुमा कर फेंका और वो सीधा इस तरफ गया जिधर दरवाजा था। इस लम्हे अचानक दरवाजा खुला और इसमें ब्लैक जीरो दाखिल होने लगा कि ब्लैक क्लार्क सीधा इस ब्लैक जीरो से पूरी कुवत से टकराया। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बरामदे में जा गिरे। ब्लैक जीरो जिस पर ये अफ्ताद अचानक आ पड़ी थी, चंद लम्हे तक तो सोच भी ना सका।
कि इसके साथ हुआ क्या। इधर इमरान और जोसेफ के तो तस्वुर में भी नहीं था कि यूं अचानक दरवाज़ा भी खुल सकता है। चुनांचा हैरत और बुखलाहट से वो चंद लम्हे बेहस और हरकत अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर सबसे पहले इमरान दरवाजे की तरफ झपटा। इस समय ब्लैक जीरो उठ रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा कर फिर नीचे आ रहे, मगर इस बार दोनों बिजली की सी तेजी से उठे थे। इधर जोसेफ इनसे कतराता हुआ बाहर निकल गया। ब्लैक कलर के होश कायम रहे थे, इसलिए इसने इस नायाब मौके से फायदा उठाया था। जिस वक्त जोसेफ बाहर आया, ब्लैक कलर भागता हुआ फाटक की तरफ जा रहा था। वो हैरतअंगेज तौर पर इंतहाई तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। जोसेफ ने फायर किया, मगर गोली फाटक में लगी और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क फाटक के जेली खिड़की खोलकर बाहर सड़क पर पहुंच चुका था। जोसेफ के दूसरे फायर की नौबत ही ना आई। ब्लैक क्लार्क जहनी होशियारी की बिना पर मौके से फायदा उठा चुका था, और दानिश मंजिल की तारीख में ये शायद ही पहला मौका था कि कोई आदमी इमरान, जोसेफ और ब्लैक जीरो की मौजूदगी में मखसूस कमरे, बल्कि दानिश मंजिल से इनकी मर्जी के बगैर निकल जाने में कामयाब हो गया हो। मेरे साथ आओ, इमरान ने हाथ झाड़ते हुए ब्लैक जीरो से कहा, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। इमरान का लहजा नरम था, इसे अपने आसाब पर बेपनाह कंट्रोल था। इसने जोसेफ के सामने ब्लैक जीरो को कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। फिर जोसेफ को वहीं छोड़कर वो दोनों ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते चले गए। कैप्टन शकील कैफे हिल पार्क से सीधा अपने फ्लैट पर गया। वहां से इसने वायरलेस टेप जॉइंट रिकॉर्डर निकाला, उठाकर जेब में डाला, और फिर वो सीधा इमरान के फ्लैट में आया। इमरान का फोन टैप करने की जिम्मेदारी इस पर डाली गई थी, इसलिए वो पहली फुर्सत में इस काम से फुरागत हासिल करना चाहता था। कैप्टन शकील जिस वक्त इमरान के फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। इसने कॉल बेल बजाई, मगर लगातार 2-3 दफ़ा बटन दबाने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और कैप्टन शकील को फिक्र पड़ गया कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ ना हो गई हो। इसने झिंझलाकर पूरी कुवत से बटन दबा दिया, और फिर इस वक्त तक इसने बटन पर उंगली ना उठाई जब तक कि दरवाजा एक झटके से खुल ना गया। सामने सुलेमान खड़ा था। चेहरा गुस्से और की शिद्दत से स्याह पड़ चुका था। आंखों से शोले बरस रहे थे। क्या मुसीबत है, इस तरह घंटी बजाई जाती है? सुलेमान ने फाड़ खाने वाले लहजे में कैप्टन शकील से कहा। क्या तुम कानों में तेल डालकर बैठे थे? 10 दफा घंटी बजा चुका हूँ, तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कैप्टन शकील को भी गुस्सा आ गया। आप क्या चाहते हैं? सुलेमान ने कैप्टन शकील को गुस्से में देखा तो ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? क्या तुम इतने बदतमीज हो गए हो कि मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? कैप्टन शकील का पारा कुछ डिग्री और चढ़ गया। सुलेमान बौखलाकर एक तरफ हट गया। वाकई गुस्से और झिंझलाहट में इससे शदीद बदतमीजी सरजद हो गई थी। कैप्टन शकील अंदर दाखिल हो गया। सुलेमान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुद्दा कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां सामने सोफे पर कैप्टन शकील बैठा था। इमरान साहब कहाँ हैं? कैप्टन शकील ने नरमी से पूछा। शायद वो वक्ती गुस्सा था, जिसकी बिना पर इस वक्त कैप्टन शकील ने उसे डांटते हुए मुखातिब किया था। कैप्टन शकील के नरम लहजे से सुलेमान शेर हो गया। इमरान साहब अपनी बेगम के बंगले पर गए हैं। सुलेमान ने बड़े मौदबाना लहजे में जवाब दिया, और कैप्टन शकील ना चाहते हुए भी चौंक पड़ा। वो एक लम्हे तक बगौर सुलेमान की आंखों में देखता रहा। सुलेमान ने बौखलाकर नजरें फेर ली, क्योंकि कैप्टन शकील की तेज नजरों का सामना करना सुलेमान के बस से बाहर था। ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं इमरान का इंतजार करता हूँ। कैप्टन शकील ने सुलेमान को बड़े नरम लहजे में हिदायत देते हुए कहा। मगर साहब, चीनी नहीं है। सुलेमान ने बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए कहा। अच्छा चलो, बगैर चीनी के बना लो। कैप्टन शकील के पास इसके सिवा और कोई जवाब ही नहीं था। वैसे इतना भी वो भी अच्छी तरह जानता था कि ये सिर्फ सुलेमान का बहाना है चाय ना बनाने का। मगर साहब, दूध भी तो नहीं है। सुलेमान ने इस बार कड़े डरते डरते कहा। चलो, बगैर दूध के ही ले आओ। कैप्टन शकील अब झिंझलाने की बजाय सिचुएशन से लुत्फानंदोज होने लगा था। अच्छा साहब, ले आता हूँ, मगर एक दरख्वास्त है, अगर आप नाराज ना हो तो। सुलेमान ने चेहरे पर खुशियां बिखेरते हुए कहा। हाँ हाँ, कहो। कैप्टन शकील ने यूं जवाब दिया जैसे बादशाह किसी फरियादी को दिलासा देता है। साहब, अच्छा छोड़ दीजिए, आप नाराज हो जाएंगे। सुलेमान बात कहते कहते रुक गया। नहीं नहीं, कहो, डरते क्यों हो? कैप्टन शकील ने जवाब दिया। दरअसल बात यह है कि पत्ती भी नहीं है। अब आप हुक्म फरमाएं तो चाय ले आऊं? सुलेमान ने डरते डरते बात मुकम्मल कर दी। अब कैप्टन शकील की हालत काबिले दीद थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कहका मारे या सुलेमान पर गुस्सा खाए। सुलेमान ने इसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया था। ठीक है, तुम आराम करो। मैंने तुम्हें ख्वामोखा तकलीफ दी है। मैं बगैर चाय के ठीक हूँ। इमरान आ जाएगा तो फिर इसके साथ बाहर किसी कैफे में चाय पी लूंगा। कैप्टन शकील ने नफसियाती फंदा डालते हुए कहा। इसका लहजा बेहद संजीदा था। सुलेमान खामोशी से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस ली। सुलेमान से निपटना भी इमरान ही का काम था, बाकी को तो ये उंगलियों पर नचाता था। चंद लम्हों तक कैप्टन शकील खामोशी से बैठा रहा। फिर इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। टेलीफोन सोफे के करीबी तपाई पर पड़ा था, लेकिन वो कोई ऐसी जगह देख रहा था जहां वो वायरलेस टेप रिकॉर्डर फिट कर सकता।
आखिर इसकी नज़रें जॉइंट प्लग पर जाकर रुक गईं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी की तवज्जो नहीं जा सकती थी। चंद लम्हे सोचने के बाद आखिर इसने टेप यहीं फिट करने का फैसला किया। इसने जेब में हाथ डाला और फिर इससे पहले कि वो सोफे से उठता, अचानक सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ट्रे थी। इसने खामोशी से चाय के बर्तन सामने मेज पर रखे। कैप्टन शकील का नफसियाती दाव काम कर गया था। ठीक है, तुम जाओ, कैप्टन शकील ने सुलेमान से कहा और सुलेमान खामोशी से कमरे से वापस चला गया। सुलेमान के जाते ही कैप्टन शकील उठा और फिर इसने वो दरवाज़ा बंद करके चुटकनी चढ़ा दी जहां से सुलेमान अंदर आ सकता था। फिर वो तेजी से जॉइंट प्लग की तरफ बढ़ा। इसने इंतहाई फुर्ती से इसका पेचदार ढक्कन उतारा और जेब से वो छोटा सा टेप निकाल कर इसके दोनों सिरे जॉइंट के साथ कस दिए और फिर दोबारा ढक्कन चढ़ाकर वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने आहिस्ता आहिस्ता से चुटकुनी उतारी और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ कोई नहीं था और कैप्टन शकील ने इत्मीनान की सांस ली। अब वो सोफे पर बैठा बड़े इत्मीनान से चाय की प्याली तैयार करने लगा। प्याली बनाकर वो आहिस्ता आहिस्ता घूंट भी लेता गया और सोचता रहा। इसका जहन उसी उधेड़बन में मसरूफ था कि एक्सट्रू की असल शख्सियत क्या है। चाय पीकर वो उठा और फिर वो दरवाजे से होता हुआ किचन की तरफ बढ़ा। किचन पर सुलेमान एक कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। सुलेमान, कैप्टन शकील ने इसका कंधा झिंझोड़ते हुए कहा। क्या बात है? सुलेमान बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो, कैप्टन शकील ने नरम लहजे में कहा। आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया? सुलेमान ने बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए कहा और कैप्टन शकील को यूं महसूस हुआ जैसे इसके सर पर बम फट पड़ा हो। तो क्या टेप फिट करते हुए सुलेमान ने उसे देख लिया था? मगर कैसे? दरवाजा तो बंद था। कैप्टन ने अपने आप से दिल में सवाल किया। कौन सा काम? तुम बक रहे हो? कैप्टन शकील ने जरा सख्त लहजे में कहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसे बेहद नदामत हो रही थी कि वो कैसा सीक्रेट सर्विस का मेंबर है जिसका एक छोटा सा काम भी सुलेमान की नजरों से ना बच सका। जी वो साहब के इंतजार का, सुलेमान ने आंखें खोलते हुए कहा और कैप्टन शकील ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, जैसे इसके सर से टनों के हिसाब से बोझ उतर गया हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इमरान साहब आए तो मेरा कह देना कि मुझे टेलीफोन कर लें, कैप्टन शकील ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ फ्लैट से बाहर निकल आया। वो अपना काम कर चुका था, मगर उसे इत्मीनान नहीं था। उसे हर लम्हा यही खतरा था कि इमरान इसके यूं बगैर वजह बताए फ्लैट पर आने और फिर इसके चले जाने का सुनकर जरूर उस पर शक करेगा। और फिर अगर इमरान की नज़रों में टेप आ गया तो ये एक इंतहाई बुरी बात होगी। उसी उधेड़बन में वो पैदल ही फुटपाथ पर चलता गया। इसे टैक्सी लेने का ख्याल भी ना रहा। काफी दूर चलने के बाद उसे ख्याल आया तो उसने एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट में दाखिल हो गया। अभी वो जाकर बैठा ही था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। शकील स्पीकिंग, इसने रिसीवर उठाकर कहा। एक्स 2, दूसरी तरफ से भर्राई हुई आवाज इसके कानों में पड़ी। कैप्टन शकील, तुम इमरान के फ्लैट में क्या करने गए थे? एक्स 2 के लहजे में हल्का सा तंज था। और कैप्टन शकील का तमाम जिस्म सुन्न होकर रह गया। इसके जहन में बरकी रो की तरह ये ख्याल कौन गया कि क्या एक्स 2 को इनके प्रोग्राम और हरकतों का इल्म हो गया है? क्या एक्स 2 को कोई माफूकुल फितरत हस्ती है? जी, इमरान से मिलने गया था, कैप्टन शकील ने थूक निगलते हुए कहा। इसका हलक खुश्क हो गया था। क्यों? एक्स 2 का लहजा सख्त था। बस वैसे ही जनाब, कोई खास मकसद नहीं था। कैप्टन शकील अब अचानक आसाबी झटके से संभल गया था। कैफे हिल पार्क में तमाम मेंबर्स क्यों इकट्ठे हुए थे? एक्स 2 का लहजा इस बार बेहद सख्त था और कैप्टन शकील के हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा। अब इसको अच्छी तरह यकीन हो गया था कि एक्स 2 को इनके प्रोग्राम का अच्छी तरह इल्म है। वैसे ही जनाब, गपशप लगाने के लिए, कैप्टन शकील ने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए कहा। हो। एक्स 2 चंद लम्हे खामोश रहा और इस खामोशी के दौरान कैप्टन शकील के जिस्म में मुसलसल सर्दी की लहरें दौड़ती रहीं। चेहरे पर पसीना बह रहा था। एक्स 2 का खौफ इस कदर इनके हिसाब पर तारी था जैसे वो कोई सुपर नेचुरल कुवत हो जो उन्हें फना कर देगी। कैप्टन शकील, तुम ताइत्तलात सानी फ्लैट में रहोगे, एक्स 2 ने कहा और फिर सिलसिला खत्म हो गया। कैप्टन शकील ने मुर्दा हाथों से रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और फिर आराम कुर्सी पर ढेर हो गया और जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर बहता हुआ पसीना पोंछने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।